हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीपक पाठक आपकी क्लास के लिए रेडी। और आज क्लास हमारी वही चल रहा है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1, जिसकी आज लास्ट क्लास है। आज की क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये यूनिट जो है वो समझ में आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। स्टार्ट कर रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1। क्लियर है? एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और रिवीजन के बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा कब स्टार्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1872 को ऑल ओवर इंडिया में लगता है आज की डेट में, और जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पे एक धारा लगती थी, धारा 370। अब वो धारा हट चुकी है, सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर दो और सामने वाला पर्सन, यानी कि जिसको ऑफर दिया, ऑफर ही बोलेंगे उसको, वो उस ऑफर का पॉजिटिव रिप्लाई दे देगा, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट बनाकर चेक कर लेना कि वो एग्रीमेंट जो हमने बनाए हैं उन पर लीगल एक्शन हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। एग्रीमेंट कैसे बनता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ही कहता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। बेटा नोट्स बंद कर लो सारे के सारे, नोट्स बंद करोगे तभी रिवीजन करने में ज्यादा मजा है। आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए, एक एक स्टेप उंगलियों पे आया तो समझ लेना कामयाब हो गए। मैंने कहा एग्रीमेंट बेटा कितने टाइप के होते हैं? एग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, इसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? सोशल एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? बिजनेस एग्रीमेंट। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको 4 हिस्सों में बताया। पहला हिस्सा आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। आप कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कैसे करते हो? तो बेटा 3 तरीके थे कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक्सप्रेशन देने से, मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना लो या रिटन कॉन्ट्रैक्ट बना लो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां ओरल और राइटिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इंपोज्ड बाय लॉ है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने मतलब बताया, इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट sorry, it means a contract which inferred from the conduct of the parties are called tacit contract। tacit को हम silent भी बोलते हैं। tacit के एग्जांपल क्या दिए थे? withdrawal of cash from ATM machine, fall of hammer in auction sale, coin operated telephone machine, weight measurement machine, ये सारे एग्जांपल थे। क्रिएट करना सीख लिया। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब पता करो कि जो एग्रीमेंट हमने क्रिएट किया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। तो नंबर 1 बताया था वैलिड, यानी कि अगर आपको कोई वैलिड एग्रीमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको 10 पॉइंट का होना जरूरी है। अगर 10 के 10 स्टेप, 10 का दम आप लगा लेते हो तो आपका एग्रीमेंट वैलिड। तो पहला दम कौन सा था? प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। सर प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो दूसरा पॉइंट था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट था capacity to contract। so every person is capable to enter into valid contract except minor unsound mind person disqualified by law। चौथा पॉइंट क्या था बेटे? कंसिडरेशन का होना जरूरी है, मतलब समथिंग इन रिटर्न। लैटिन वर्ड क्या था? क्विड प्रो क्यो। क्लियर था? पांचवा पॉइंट क्या था? फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, मतलब कॉन्सेंसस एडेड अप, दोनों पार्टी का सेम माइंड सेम सेंस हो, मतलब
एक का अगर बेचने का मन है तो दूसरे का खरीदने का भी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं चलेगी। छठा पॉइंट क्या था, लॉफुल पर्पस होना चाहिए। सातवां पॉइंट क्या था, सर्टेनिटी होना चाहिए। आठवां पॉइंट क्या था, ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो। नौवां पॉइंट क्या था, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। और 10वां पॉइंट क्या था, अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ को पूरा कर लेना। क्लियर था, वैलिड एग्रीमेंट बनाना सीख गए। फिर मैंने कहा वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो यूजलेस एग्रीमेंट होते हैं इनको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, वॉइड अब इनिशियो कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग से क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं। तो बेटा ऐसे एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो एग्रीमेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से यूजलेस होते हैं। एग्जांपल्स क्या दिए थे मैंने, एग्रीमेंट करो माइनर के साथ, वॉइड अब इनिशियो है। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का मैंने केस लॉ बताया था। बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट करो, वॉइड एग्रीमेंट हो। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म करो, वॉइड है। अनलॉफुल एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड है। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो गई कि परफॉर्म नहीं कर पाए, इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कि पहले वैलिड था एनफोर्सेबिलिटी सीज हो गई। इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको बताया वॉइड के अलावा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइड तो होते हैं, साथ में पनिशेबल होते हैं, पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल। लास्ट बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब लास्ट नहीं था ये, आई थिंक सेकंड लास्ट था, इसके बाद अनएनफोर्सेबल भी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से जबरदस्ती कंसेंट लेती है। तो मैंने एक कोएर्जन, एक एग्जांपल दिया था, धमकी दी थी, धमकी देना। तो धमकी दोगे तो धमकी देने वाला पर्सन डिफेंडेंट पार्टी, जिसको धमकी मिली एग्रीव्ड पार्टी, धमकी बनाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एग्रीव्ड पार्टी पे ऑप्शन है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। और मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको इसके अंदर बताया था it means a contract which are good in substance but due to some technical reason like not proper stamping, not proper dated, not proper registered, contract becomes unenforceable। क्लियर है, ये हमारी बात हो गई थी। फिर हम लोगों ने क्रिएशन सीख लिया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सेबिलिटी पता लग गई, तो बेटा परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। तो कैसे परफॉर्म करें बेटा, परफॉर्म के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। एक तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परफॉर्मेंस दोनों ही पार्टी की कंप्लीट हो चुकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों ही पार्टी परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड का मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया और एक पार्टी परफॉर्म करेगी क्रेडिट सेल। सेलर ने क्रेडिट पे सामान बायर को दिया, सेलर परफॉर्म कर चुका है, बायर पे करेगा, बाद में करेगा। वैसे एक फर्क पार्टली एग्जीक्यूटिव और पार्टली एग्जीक्यूटरी और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, अगला पॉइंट आने वाला है, उसमें एक फर्क ये है कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। ऑब्लिगेशन जो है वो किसकी है, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटेड में बायर की ऑब्लिगेशन उस समय की भी है पे करने की, लेकिन बायर कह रहा अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में पे करूंगा। लेकिन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती ही नहीं है दूसरी पार्टी की। एक पार्टी को ऑब्लिगेशन है, दूसरी पार्टी ऑब्लिगेशन उस समय नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। यानी कि चौथा पॉइंट मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको हम वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। एक पार्टी की ही ऑब्लिगेशन होती है। मैंने एग्जांपल दिया था एयर इंडिया वाला, एक लाइफ इंश्योरेंस का भी एग्जांपल दिया था, LIC का। फिर मैं कहता हूं बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट, वो बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर था बेटे। हम लोगों ने फिर ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब नाउअडेज, आजकल के टाइम पे ई कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट के थ्रू बन रहे हैं।
तो ई कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन भी अब आपके कानून के यानी कि एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ चुका है, ये भी आपको पढ़ना है। एक पार्ट की रिवीजन खत्म हुई, यूनिट नंबर 1 के दूसरे पार्ट की रिवीजन अब मैं करवाता हूं, जिसमें मैंने कहा कि दूसरे पार्ट में हमें 3 बातें पढ़नी है। एक ऑफर पढ़ेंगे, एक एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे और एक लैप्स ऑफ ऑफर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहला मैं आपको ऑफर पढ़ा चुका हूं, एक्सेप्टेंस और लैप्स ऑफ ऑफर को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ऑफर में मैंने आपको ये बताया कि ऑफर का मतलब क्या होता है। बेटे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी और थिंग्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑफर। जब कोई एक आदमी अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑफर कहते हैं। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी दे सकते हैं और ऑफर किसी चीज को ना करने के लिए भी दे सकते हो। एक पर्सन मेरे को 50,000 रुपए दे नहीं रहा, मैंने कहा मैं तेरे ऊपर केस करूंगा, वो डर गया। मैंने कहा अगर तू 50,000 रुपए देगा तो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एब्सटेन, मतलब रोकना, मतलब ना करना, ना करने का ऑफर देना। मैंने अपने दोस्त को बोला कि अगर तू सिगरेट छोड़ देता तो मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा। दिस ऑफर इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। क्लियर था। मैंने फिर आपको टाइप्स ऑफ ऑफर बताया, ए, बी और सी, 3 पॉइंट इसके अंदर थे। ए पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर। बेटा 2 टाइप के ऑफर होते हैं, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ऐसे ऑफर जो हम पब्लिक को देते हैं, मेड टू पब्लिक एट लार्ज, और एनीवन कैन एक्सेप्ट द जनरल ऑफर। लेकिन याद रखना जनरल ऑफर में कोई भी जो भी एक्सेप्ट करेगा उसको ऑफर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने रूल्स अबाउट ऑफर के रूल नंबर 2 में ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में बता रखा है कि ऑफर कब कंप्लीट होता है, जब ऑफरी को पता होता है ऑफर के बारे में। फिर मैंने कहा स्पेसिफिक ऑफर। बेटा स्पेसिफिक ऑफर मतलब ऐसे ऑफर जो कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हैं जिनको हम गिन सके। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इसी का बी पॉइंट, टाइप्स ऑफ ऑफर का बी पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। बेटा वो 2 होते हैं, काउंटर ऑफर होता है और एक क्रॉस ऑफर होता है। काउंटर ऑफर का मतलब ऐसा ऑफर व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। मिस्टर ए ने बी को बोला कि क्या आप मेरा घोड़ा खरीदोगे 10 लाख रुपए में, तो मिस्टर बी बोलता है यस मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा 8 लाख रुपए में। तो वो 8 लाख का ऑफर दिया उसने, काउंटर ऑफर। क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया क्रॉस ऑफर के बारे में। क्रॉस ऑफर का मतलब इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। सिमिलर ऑफर है, 2 पार्टी एक दूसरे को एक्सीडेंटली एक्सचेंज कर रही है। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार 20 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं 1 जनवरी को, और सेम टाइम बी भी ए को 1 ही जनवरी को ये कहता है मैं आपकी कार 20 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं, क्या आप बेचोगे? दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। फिर मैंने एक और ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी बताया था, स्टैंडिंग ऑफर होता है जिसको हम ओपन ऑफर बोलते हैं। एक ऐसा ऑफर जिसमें हम एक बार ऑफर दे देते हैं और वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है, जैसे कि दूध वाले को ऑफर। दूध वाला हमारे घर पे रोज आएगा, दूध देके जाएगा, लेकिन उसको रोज हम ऑफर नहीं देंगे, एक ही बार ऑफर देने की जरूरत होती है। न्यूज़पेपर वाले को एक ही बार ऑफर देने की जरूरत होती है। लास्ट आज की रिवीजन का पोर्शन है रूल्स अबाउट ऑफर। ऑफर के मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। मैंने रूल नंबर 1 बताया था ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप होगा तभी आप ऑफर देना, सोशल ऑफर मत देना, बिजनेस ऑफर देना। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है बेटा? जब ऑफरर ऑफर देता है और ऑफरी को ऑफर की नॉलेज हो जाती है, जिसको ऑफर दिया उसको नॉलेज हो जाती है। फिर मैंने कहा ऑफर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन मतलब ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन निश्चित होनी चाहिए। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। बेटा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन को ऑफर हम लोग नहीं बोलते हैं। ऑफर कुछ और है और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कुछ और है। जैसे अगर मैं अपने दोस्त को ये बोलूं कि यार मैं सोच रहा हूं अपना कैमरा बेचने की, तो क्या ये ऑफर है? गलत, ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन है। लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को ये बोलूं कि क्या तू मेरा कैमरा खरीदेगा 20,000 रुपए में, दिस इज ऑफर। क्लियर था। फिर मैंने आपको ये बताया कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर।
इनविटेशन टू ऑफर के बारे में मैंने अच्छा खासा आपको डिटेल बताया था। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि एक पर्सन ऑफर नहीं दे रहा, वो इनवाइट कर रहा है कि आप लोग आओ और मुझे ऑफर दो और मैं आप में से किसी का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा। ऑक्शन सेल में जब हम लोगों को बुलाते हैं नीलामी में, तो नीलामी में बुलाना इज नॉट ऑफर, नीलामी में बुलाना इज इनविटेशन टू ऑफर। तो नीलामी में सारे लोग आ जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऑफर देंगे, जिसने हाईएस्ट बोली लगाई है रुपए की उसको हम एक्सेप्टेंस देंगे। क्लियर था? फिर मैंने आपको यह बताया था कि ऑफर नेगेटिव टर्म में नहीं होनी चाहिए। ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन व्हिच नॉन कंप्लायंस शुड बी ट्रीटेड एज ऑफर। क्लियर था? फिर मैंने आपको यह बताया कि ऑफर के अंदर एक लास्ट पॉइंट, ऑफर मे बी कंडीशनल। मैंने कहा था ऑफर कंडीशनल हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि एक मकान मालिक ये बोल सकता है कि मुझे किराएदार की जरूरत है, एक ऑफर दे सकता है मुझे किराएदार की जरूरत है, और कंडीशन ये लगा दी कि मुझे सिर्फ वेजिटेरियन किराएदार चाहिए या सिर्फ फैमिली वाले किराएदार चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कंडीशनल ऑफर। बेटा ये रिवीजन थी, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। उम्मीद है आप लोगों को रिवीजन समझ में आ गई है। जब तक हम लोग क्लास करते रहेंगे, रिवीजन भी साथ साथ करते रहेंगे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और क्लास को कंटिन्यू में देखो, मेरी गारंटी है, मैंने आपको बोला है, मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, 10 या 11 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मेरी गारंटी है मैं आप लोगों को पूरा का पूरा लॉट टिप्स पे करवाऊंगा, टिप्स पे, और विद कंसेप्ट। विद कंसेप्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट एक एक चीज एग्जांपल के साथ समझाई जाएगी। ठीक है? क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज की मेरी क्लास स्टार्ट है, और आज की क्लास में मुझे आपको ये बताना है, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सेप्टेंस का टॉपिक। कौन सा टॉपिक बेटे? एक्सेप्टेंस। पिछली क्लास में हमने ऑफर कर लिया है, और आज की क्लास में एक्सेप्टेंस करेंगे। बेटा एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है तो ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पॉजिटिव रिप्लाई बाय ऑफरी। पॉजिटिव रिप्लाई बाय ऑफरी कहने का मतलब कि सेलर ने बायर को ऑफर दिया, और ये ऑफर हम मान के चल रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर, रूल्स ऑफ ऑफर, सेलर ने सब कुछ पूरे कर लिए। लेकिन एग्रीमेंट कब बनता है? जब ये बंदा जो बायर है ना, ये क्या दे देता है? पॉजिटिव रिप्लाई। मतलब व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन ऑफरी गिव्स हिज एसेंट। क्या देता है ऑफरी? एसेंट। एसेंट का मतलब क्या है बच्चे? एसेंट मतलब स्वीकृति। इसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? एक्सेप्टेंस के टाइप्स नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस के बारे में यहां पर एक छोटा सा मीनिंग ये है कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन अपना पॉजिटिव रिप्लाई दे देता है, यानी कि अपनी एसेंट दे देता है ऑफर को, उस ऑफर के लिए जो उसको मिला है, इसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा रूल्स अबाउट एक्सेप्टेंस। क्या बताने वाला हूं बेटा? रूल्स अबाउट एक्सेप्टेंस। तो पहला रूल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस का रूल, रूल्स अबाउट एक्सेप्टेंस। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्टेंस का टॉपिक बहुत अच्छा है, खासकर एक्सेप्टेंस नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 2 एक्सेप्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको ध्यान से सुनना है। रूल नंबर 1 कहता है बेटा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है वो अपनी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट देगी और अनक्वालिफाइड देगी। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और इस एग्जांपल के साथ इस रूल का मैं कंक्लूजन दूंगा। पहला रूल क्या कहता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो यहां पर क्या हुआ? मिस्टर राम ने श्याम को ऑफर दिया, ऑफर टू
सेल लैपटॉप फॉर रुपीज मान लो 30,000। कितने का ऑफर मिला? 30,000 के लैपटॉप का, यानी कि 30,000 में लैपटॉप क्या तुम खरीदोगे? ये बात राम ने श्याम को बोली। राम यहां पर ऑफरर है, श्याम यहां पर ऑफरी है। अब श्याम रिप्लाई करता है कि यस आई विल बाय, हां जी मैं खरीदूंगा, बट फॉर रुपीज 28,000। कितने में खरीदूंगा बेटे? 28,000 में। यानी कि यहां पर श्याम का एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब था शर्तों के साथ, कंडीशन के साथ। तो एक्सेप्टेंस अगर शर्तों के साथ हुई तो बेटे मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, जब हमें कोई ऑफर का एक्सेप्टेंस इस तरीके से मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। कहने का मतलब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। समझ में आ गई बात? तो यहां पर श्याम ने जो है वो एक्सेप्टेंस दी ही नहीं, श्याम ने इस ऑफर के बदले में सेकंड ऑफर दे दिया। इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो रूल नंबर 1 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। डन। तो बेटा पहला रूल आपको समझ में आया। रूल नंबर 2 मुझे आप लोगों को समझाना अच्छे से। तो रूल नंबर 2 के बारे में ध्यान से सुनेंगे। रूल नंबर 2, आ जाओ बच्चे। रूल नंबर 2 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या कहता है बेटा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ध्यान से सुनना, जिस तरीके से मैंने आपको ऑफर के अंदर बताया था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसी तरीके से आपको यहां पर बताऊंगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड के बारे में। बेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, पहले भी बता चुका हूं, कि अगर कोई ऑफरर ने अपना ऑफर ऑफरी को दिया तो ऑफरी की नॉलेज में जब वो बात आ जाएगी तब ऑफर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जब ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस, अपना पॉजिटिव रिप्लाई ऑफरर तक पहुंचाया, ऑफरर को बताया, ऑफरर की नॉलेज में आया, तब जाकर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। बेटा जब हम आमने सामने बैठे हो, फोन पे बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, उस समय पर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है जब हम ऑफर और एक्सेप्टेंस यानी कि एग्रीमेंट बना रहे हैं लेटर के थ्रू लेटर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है 1872 में 1872 में, आज है 2022, 150 साल हो चुके हैं। आज का जमाना कुछ और है, आजकल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के तरीके कुछ और होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में कॉन्ट्रैक्ट बनता था लेटर के थ्रू। तो उस समय पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होती थी कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि किस दिन ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है और किस दिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। समझ में आ रही है बात? तो मैं आप लोगों को इस एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड के अंदर पूरा टॉपिक बताऊंगा, 100% समझ में आ जाएगा। यही टॉपिक इस यूनिट की जान है, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग एग्जाम में इसको गलत कर ना आओ। समझ में आ रही है बात? स्टार्ट करें। बेटा प्रॉब्लम अराइज होती है राइटिंग में, यानी कि अगर हम रिटन में कोई, मान लो कि एक लेटर है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। इस लेटर को जो है बेटा ऑफरर ने अपना ऑफर दिया, सेंड ऑफर लेटर, किसी भी चीज को मान लो
सब्जेक्ट मैटर जो है वो कार है। कार को बेचने के लिए ऑन ऑफर दिया इन्होंने 1 जनवरी को। तो बेटा पक्की बात है ये जो ऑफर इन्होंने दिया है 1 जनवरी को, ये ऑफर जो है 1 जनवरी को तो कम से कम ऑफरी के पास नहीं पहुंचेगा। बेटा ये ऑफर जो है वो ऑफरी के पास पहुंचा है मान लो 5 जनवरी को। ये मिस्टर एस है, ये मिस्टर बी है। एस ने बी को ये बोला कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। 5 तारीख को वो ऑफर पहुंचा है और ऑफर भेजा कब? 1 जनवरी को। क्लियर है? लेकिन मिस्टर बी ने अभी उस ऑफर को पढ़ा नहीं। उन्होंने क्या करा? ऑन 7 जनवरी को लेटर रीड किया, ऑफर लेटर रीड किया और उसी दिन एक्सेप्ट किया और सेम डे पोस्ट, सेम डे क्या कर दिया बेटे? पोस्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस बी ने कब दी? 7 तारीख को, और ये एक्सेप्टेंस जो है बी ने दी 7 तारीख को, और ये एक्सेप्टेंस पहुंची है, एक्सेप्टेंस रीच एट 10 जनवरी। कब पहुंची बच्चे एक्सेप्टेंस? 10 जनवरी को। कहने का मतलब टोटल 10 दिन लगे हैं इस ऑफर और इस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को पूरा होने में। यहां पर ये सिनेरियो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आप लोगों से ये पूछना है, पहला क्वेश्चन इस सिचुएशन का पहला क्वेश्चन कि बच्चे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्वेश्चन सुनना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज व्हेन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन। मैं आपसे 4-5 अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा इसकी, और चारों 5 सिचुएशन के बाद कम्युनिकेशन का टॉपिक 100% तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। पहली सिचुएशन ये कह रही है कि बेटा बताओ ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है। तो बेटा ऑफर क्या है? ये नीचे वाले दो, 1 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी। क्योंकि 7 को ऑफर क्या किया? एक्सेप्ट किया है। 5 को तो ऑफर पहुंचा था, लेकिन 7 को ऑफर क्या किया है? एक्सेप्ट किया। और 7 तारीख को ही पता लगा है बायर को कि मेरे पास क्या है? ऑफर आया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? मैंने रूल्स अबाउट ऑफर में बताया, व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। तो इस सिचुएशन में ऑफरी को ऑफर के बारे में कब पता लगा? क्या 5 तारीख को पता लगा? मेरा जवाब है गलत, नहीं। ऑफरी को पता लगा 7 जनवरी को। क्या ऑफरी ने लेटर रीड कब किया था? 7 जनवरी को। तो ऑफरी, व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर, तो ऑफर की कम्युनिकेशन यहां कंप्लीट हुई कौन सी तारीख को बेटा? 7 जनवरी को। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? तो बेटा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस के बारे में पता लग जाए। तो इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस भेजी 7 जनवरी को, लेकिन एक्सेप्टेंस पहुंची कब? 10 जनवरी को। यानी कि 7 जनवरी को एक्सेप्टेंस भेजी है और एक्सेप्टेंस पहुंची 10 जनवरी को है। ऑफरर को यानी कि सेलर को कब नॉलेज हुई एक्सेप्टेंस की? 10 जनवरी को। तो इसका जवाब होगा ऑन 10 जनवरी। ये तो आम जिंदगी है जो हमने पढ़ी। अब मैं थोड़ी सी मेंटोस जिंदगी की बात करता हूं। अब वो वाले टॉपिक जो कि बच्चे एग्जाम में गलत करके जनरली आ जाते हैं, अगर उनको ये वाला टॉपिक ध्यान से समझदारी से उन्होंने समझा नहीं तो पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो बेटे पॉइंट नंबर 3 मैं इस साइड में बताता हूं। ये रूल नंबर 3 नहीं है, ये पॉइंट नंबर 3 है, इसी सिचुएशन का अगला पॉइंट। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा यहां पर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर
is when completed against offerer। क्या बेटा मैंने लिखा? अब मेरा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज व्हेन, ये व्हेन है, कंप्लीटेड ये क्या लिखा हुआ है? अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हुआ? तो बच्चा फटाक से यहां पर दोबारा से आंसर लिख के आ जाता है 7 जनवरी। हम ऑफर की बात कर रहे हैं, अभी एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंस का पॉइंट इसके अगला वाला बताऊंगा। बच्चा फटाक से इसका आंसर लिख के आता है 7 जनवरी, और बच्चे ने आंसर लिखा और वो आंसर उसका उसी समय पर क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पर कह रहा है अगेंस्ट ऑफरर। बेटा ऑफरर कौन है? सेलर। लेकिन यहां पर ये ऑफरर की बात ही नहीं कर रहा, ये ऑफरर के अगेंस्ट में, अगेंस्ट की बात कर रहा है। तो अगेंस्ट में कौन है बेटे? ऑफरी। और ऑफरी की ये बात कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? तो ऑफरी ने कब लेटर रीड किया बच्चा? 7 जनवरी को। समझ में आई? दोबारा बताता हूं। कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, अभी सिर्फ ऑफर की बात हो रही है, तो ये 2 3, क्योंकि 7 तारीख को लेटर रीड किया, इसीलिए 7 तारीख वाला पॉइंट भी हमें पढ़ना है। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट में। ऑफरर है ये, इसके अगेंस्ट में ये, और बात कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। तो ये कंप्लीट कब होती है? जब ऑफरी को नॉलेज होती है ऑफर की, और नॉलेज यहां कब हुई है? 7 जनवरी को। तो इसका आंसर होगा 7th ऑफ जनवरी। ठीक है बेटे। अब आपसे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है कम्युनिकेशन ऑफ, दोबारा से पूछूंगा, ऑफर इज व्हेन कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरी। तो बेटा ये मैंने क्या लिखा? किसके अगेंस्ट में लिखा? अगेंस्ट ऑफरी। और बात ये किसकी कर रहा है अभी? सिर्फ ऑफर की। क्वेश्चन सिर्फ ऑफर की बात कर रहा है, एक्सेप्टेंस की अभी बात नहीं कर रहा है। ऑफरी कौन है बेटे? ये रहा ऑफरी। इसके अगेंस्ट में अभी कौन है? ऑफरर। बात ऑफर की कर रहा है, तो नीचे की डेट, कौन सी तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ है? ऑफरी के अगेंस्ट में, ऑफरी के अगेंस्ट में। समझ में आ रही बात? 1 जनवरी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आई बात? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहां पर कब कंप्लीट हो रहा है? अगेंस्ट ऑफरी, 1 जनवरी। क्लियर है? अब मैं आपको सिचुएशन नंबर नेक्स्ट बताता हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीटेड। सिंपल सा क्वेश्चन कि बेटा एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई है? जब ऑफरर को पता लग जाए, जब ऑफरर को पता लग जाए। तो यहां पर ऑफरर को कब पता लग रहा है? एक मिनट बेटे, यहां पर कह रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड में मैंने क्वेश्चन पूछा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीटेड। तो यहां पर इस पर्सन ने एक्सेप्टेंस दी, और ये एक्सेप्टेंस नॉर्मल क्वेश्चन है, यहां अगेंस्ट वाला कुछ नहीं है। कब कंप्लीट हुई एक्सेप्टेंस बच्चे? एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है, इस बी ने दी एस को एक्सेप्टेंस, ये कंप्लीट हुई है 10 तारीख को जनवरी के महीने में। समझ में आई बात? तो ये हमारा नॉर्मल है 10 तारीख को जनवरी के महीने में। एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीट, तो बेटा आंसर है 10 जनवरी। ठीक है, ये जो 6th और 7th क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये छठा और 7वां क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब छठा क्वेश्चन आपसे ये है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीटेड। ये वाला पॉइंट सुनना ध्यान से, अगेंस्ट ऑफरर। अगेंस्ट किसके? ऑफरर के। बेटे यहां पर ऑफरर कौन है? एस। यहां पर ऑफरर कौन है? एस। ये ऑफरर है, एस हमारा क्या है? ऑफरर है। ऑफरी कौन है? बी। बात कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीटेड अगेंस्ट क्या? ऑफरर। ऑफरर ये, इसके अगेंस्ट में कौन बच्चे? ऑफरी। और बात एक्सेप्टेंस की कर रहा है तो एक्सेप्टेंस का डेट ऊपर, यानी कि यहां पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है ऑफरर के अगेंस्ट में 7 जनवरी को। समझ में आई बात? कब हुई है बेटे? 7 जनवरी को। अब अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही ओरल पूछता हूं, आप लोग सुनना। ओरल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चले, ज्यादा चले। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज व्हेन कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफरी। अगेंस्ट कौन? ऑफरी के अगेंस्ट में। क्वेश्चन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, ऑफर की नहीं, यानी कि ऊपर की 2 डेट देखोगे। इज व्हेन कंप्लीट, कब कंप्लीट हो रही है? अगेंस्ट ऑफरी। ऑफरी, तो ऑफरी बेटा ये रहा बी, और बी के अगेंस्ट में एस है, और एस की एक्सेप्टेंस की डेट क्या है? 10 जनवरी। समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? 10 जनवरी। क्लियर है? अगेंस्ट ऑफरी में होगा 10 जनवरी, अगेंस्ट ऑफरर में होगा 7 जनवरी। एक्सेप्टेंस की बात करो तो। क्लियर है? क्या आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? अभी ये टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी इसमें एक टॉपिक और है, उस टॉपिक को बोलते हैं रिवोकेशन। क्या कहते हैं बेटे? रिवोकेशन। तो कुछ स्पेशल सिचुएशन है, उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर एक टॉपिक बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं रिवोकेशन। क्या कहते हैं बेटे? रिवोकेशन। तो टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रिवोकेशन का मतलब होता क्या है। बेटा रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना। रिवोकेशन मतलब होता है वापस लेना। मतलब अगर एस ने बी को कोई ऑफर दिया, ऑफर दे दिया है उसने, अब वो अपने ऑफर को वापस लेना चाहता है, या ऐसे ही बी ने एस को कोई एक्सेप्टेंस दे दी है, वो अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता है, उसका मन नहीं है एग्रीमेंट बनाने का। तो इस टॉपिक को बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले बताऊंगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में। तो बेटा क्या हुआ है, एक ऑफरर है और एक ऑफरी है। ऑफरर ने ऑफरी को लेटर के थ्रू कोई ऑफर दिया। अभी ऑफरी को उस ऑफर की नॉलेज नहीं है, और नॉलेज नहीं है तो उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी होगी। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो ऑफर दिया है उस ऑफर को ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि बेटा एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्ट करते ही वो चीज एग्रीमेंट बन जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप ऑफर को रिवोक यानी कि वापस नहीं ले सकते हो।
तो मेरे को यह समझाना है कि ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। उस ऑफर की एक्सेप्टेंस मिलने से पहले उस ऑफर को आप रिवोक कर लेना। बेटे एक्सेप्टेंस मिल गई तो खुद ही सोचो, वो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बनते ही वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। एनफोर्सेबल बाय लॉ होते ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और आप कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद ऐसे रिवोक नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने ऑफर को कभी भी रिवोक कर लो। अपना ऑफर दिया हुआ, ये लेटर के केसेस में ज्यादा होता है, अपना ऑफर दिया हुआ कभी भी रिवोक कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस देने से पहले। क्लियर है? इसी तरीके से एक एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर भी अपनी एक्सेप्टेंस को जो है वो रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टर ने, यानी कि मान लो मिस्टर बी ने सेलर को अपनी एक्सेप्टेंस दी है लेटर के थ्रू, भारतीय डाक के थ्रू। लेटर पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। बी ने सोचा यार मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है, मान लो कार खरीदने की एक्सेप्टेंस दे दी है, लेकिन मेरे पास पैसों का जुगाड़ जो है वो नहीं हो पाएगा या कोई और रीजन की वजह से, और बी ये चाहता है कि वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर ले, वापस कर ले, लेकिन लेटर तो जा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बी है वो किसी फास्टेस्ट मींस से, फास्टेस्ट मींस मतलब फोन करके, व्हाट्सएप करके या किसी भी तरीके से बोल देगा कि भाई मैंने आपको एक एक्सेप्टेंस भेजा है आपके ऑफर के लिए, एक्सेप्टेंस आपके पास कल तक पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको यह बता रहा हूं कि मैं उस एक्सेप्टेंस के लिए राजी नहीं हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता हूं। यानी कि एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एनी टाइम। एक्सेप्टेंस को ऑफरी कभी भी रिवोक कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले, एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये टॉपिक है रिवोकेशन का, बहुत सिंपल टॉपिक है। रिवोकेशन मतलब होता है ऑफरर या ऑफरी अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहते हैं जो उन्होंने दिया है। ऑफरर कब ले सकता है वापस? जब ऑफरी उसको एक्सेप्ट ना करे। एक्सेप्टेंस से 1 सेकंड पहले तक भी आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हो, रिवोक कर सकते हो। एक्सेप्टेंस मिलने के बाद आप रिवोकेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक्सेप्टर कब रिवोक कर सकता है? जब ऑफरी के पास लेटर पहुंचे उससे पहले वो किसी भी फास्टेस्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन से, कोई भी तेज कम्युनिकेशन, फोन कर देगा, व्हाट्सएप कर देगा, ईमेल कर देगा या कोई और कम्युनिकेशन का जरिया होगा, उससे वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। क्या आप लोगों को यह समझ में आया? यानी कि अभी जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी, उस सिचुएशन में 1 तारीख को लेटर भेजा, 5 को पहुंचा, लेकिन लेटर को रीड किया था 7 तारीख को और लेटर को एक्सेप्ट भी किया 7 तारीख को। मान लो 11 बजे लेटर एक्सेप्ट किया सुबह, तो 10:59 10:59 तक सेलर पे, जिसने ऑफर दिया उस पे अधिकार है, वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। क्लियर है? इसी तरीके से एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दी 7 तारीख को, एक्सेप्टेंस पहुंची 10 तारीख को, ऑफरर को एक्सेप्टेंस के बारे में 12 बजे पता लगा 10 तारीख को, तो 11:59 तक किसी भी समय एक्सेप्टर यानी कि ऑफरी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब 1-2 टॉपिक ये है। अब एक छोटा सा टॉपिक ये कहता है कि मान लो ऑफरी ने लेटर को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो पोस्ट करना भूल गया, तो क्या होगा? बेटा जब पोस्ट करना भूल गया तो एक्सेप्टेंस पोस्ट ही नहीं करी आपने, तो एग्रीमेंट कैसे बनेगा? एग्रीमेंट तो बनेगा नहीं, इसका मतलब वहां पर वो एग्रीमेंट नहीं होता। लेकिन एक सिचुएशन आती है लॉस्ट इन ट्रांजिट की। लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस को भेजा, लेकिन रास्ते में कोई इंडियन पोस्ट की कोई गलती की वजह से या कोरियर कंपनी की कोई गलती की वजह से एक्सेप्टेंस गुम हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं बना, एग्रीमेंट बन गया, बशर्ते एक्सेप्टर ने जिस बंदे को, जिस ऑफरर को अपनी एक्सेप्टेंस भेज रहा है, वो एक्सेप्टेंस प्रॉपरली एड्रेस हुआ, प्रॉपरली एड्रेस हुआ,
प्रॉपर तरीके से उसमें करेक्ट वैल्यू उसने पे करी, स्टाम्प की वैल्यू पे करते हैं ना अगर हम लेटर भेजते हैं, स्टाम्प की वैल्यू पे करी और उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर पोस्ट किया था, मतलब उसने अपनी तरफ से सारे काम अगर फुलफिल कर दिए हैं और कोरियर कंपनी या पोस्ट ऑफिस की कंपनी की वजह से कोई नुकसान हुआ तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्टर की गलती नहीं मानी जाएगी, एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारा रूल नंबर 2 जो कि कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये रूल हमारा समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। अभी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक्सेप्टेंस का रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। अब आपको मैं बताऊंगा एक्सेप्टेंस का रूल नंबर नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस का रूल नंबर नेक्स्ट, ध्यान से सुनेंगे। अब हमारा रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 क्या था बेटे? रूल नंबर 1 था एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। रूल नंबर 2 क्या था? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जिसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल में बताया और रिवोकेशन को भी बताया, लॉस्ट इन ट्रांजिट वो भी बता दिया। अब यहां पर पॉइंट नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन का मतलब मैंने ऑफर जिसको दिया ना, एक्सेप्टेंस वही देगा। ऑफर दिया ए को, एक्सेप्टेंस देने बी आ गया, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैंने जिसको ऑफर दिया एक्सेप्टेंस वही देगा। मैंने जिसको ऑफर दिया एक्सेप्टेंस वही देगा। तो बेटे ऑफर के टाइप्स बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। मैंने कहा था 2 टाइप के ऑफर होते हैं, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। अगर किसी पर्सन ने ऑफर जनरल दिया है, अगर ऑफर जनरल है तो एनीवन कैन एक्सेप्ट, तो कोई भी उस ऑफर को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर ऑफर दिया है स्पेसिफिक, कौन सा ऑफर है बेटा? स्पेसिफिक ऑफर, तो ओनली स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि जिसको ऑफर दिया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। कोई भी ऐसा एरा गैरा नत्तू खैरा आकर एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑफर को। बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 3 हमारा होता है, अगला है हमारा रूल नंबर 4 जो कि ये कहता है, ध्यान से सुने, रूल नंबर 4 आपको कहेगा, रूल नंबर 4 कहता है एक्सेप्टेंस जो है वो विद इन फिक्स टाइम में दो, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो एक्सेप्टेंस आप रीजनेबल टाइम में दो। कहने का मतलब कि मान लो कोई स्टूडेंट है और एक टीचर है। टॉपिक क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेप्टेंस जो है वो या तो फिक्स टाइम में देना, मतलब ऑफर आपने, ऑफरर ने बोल दिया होगा कि भैया मुझे 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे देना, मतलब फिक्स टाइम, या टाइम अगर फिक्स नहीं है तो एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल टाइम में दे दो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कोई स्टूडेंट है और एक टीचर है। स्टूडेंट ने टीचर को फोन किया और टीचर को ऑफर दिया, मान लो स्टूडेंट का सीए फाउंडेशन का पेपर है, मान लो अभी नवंबर, अभी गए दिसंबर में पेपर, 14 दिसंबर को, ठीक है। और स्टूडेंट ने फोन किया, कॉल किया 1 दिसंबर को। स्टूडेंट थर थर कांप रहा है डर के मारे। स्टूडेंट को लॉ में बहुत दिक्कत हो रही है और उसने मुझे फोन किया है कि सर 14 तारीख को मेरा एग्जाम है, क्या आप मुझे लॉ पढ़ा सकते हो, फास्ट तरीके से रिवीजन करवा सकते हो? सर मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा। तो ये ऑफर था। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूं। पेपर कब है आपका? तो कहता 14 तारीख को। मैं कहा ठीक है मैं आपको बताता हूं। यहां पर टाइम फिक्स नहीं है, एक्सेप्टेंस का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूं। अब मान लो
मैं उसको 15 दिसंबर को फोन कर रहा हूं कि भाई आजा भाई, शाम को 6 बजे से क्लास है, क्या ये सही है? गालियां और देगा और मारेगा और मुझे। 15 दिसंबर को क्या ये टाइम रीजनेबल था? अरे यार 1 तारीख को ऑफर आया और इस सिचुएशन के हिसाब से रीजनेबल टाइम मैक्सिमम 2 या 3 तारीख तक तो मैं क्लास स्टार्ट कर ही दूं। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दे दो। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब अगला रूल हमारा चलता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मेथड। बेटा प्रेस्क्राइब मेथड का मतलब ये होता है कि ऑफरर ने ऑफर देते वक्त ऑफरी को बोला होगा कि मुझे एक्सेप्टेंस इसी मेथड में देना। मतलब हो सकता है ऑफरर ने ऑफरी को ये बोला, लेटर के थ्रू ऑफर दिया और ऑफरर ने कंडीशन लगा दी कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस आप लेटर के थ्रू ही देना, कॉल करके या व्हाट्सएप करके एक्सेप्टेंस मत दे देना, वरना वो एक्सेप्टेंस मैं मानूंगा नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मेथड। कभी आप लोगों ने भी देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की या स्पोर्ट्स पर्सन की या बड़े बड़े और भी फार्म हाउस वगैरह में पार्टी हो रही है, तो कभी कभी लोग अपने इनविटेशन कार्ड में लिख देते हैं कि ओनली ब्लैक सूट एंड टाई फॉर मैन एंड ओनली ब्लैक ड्रेस फॉर वुमेन। यानी कि वो पर्सन इनवाइट कर रहे हैं शादी में, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि आप लोग शादी में जब आओगे तो प्रेस्क्राइब मेथड में आओगे। ब्लैक सूट पहन के आना, ये ब्लू सूट मत पहन के आ जाना, आपको गेट से अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ऑफरर भी बोल सकता है कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस जो है आप दोगे तो सही, लेकिन एक्सेप्टेंस आप मुझे मेरे मेथड में देना। मुझे लेटर से एक्सेप्टेंस लेना पसंद है, मुझे प्रूफ चाहिए हर चीज का, मैं ओरल में एक्सेप्टेंस नहीं लेता। तो इसका मतलब यहां पर एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होगी? प्रेस्क्राइब मेथड में होगी। क्लियर है बेटे? अब इसका रूल नंबर 6 जो कि लास्ट रूल है, रूल ये कहता है एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रेसिडेंट ऑफर। प्रेसिडेंट ऑफर का मतलब यह है कि सेलर ने बायर को बोला कि भाई क्या तू मेरी कार लेगा 2 लाख रुपए में? तो बायर ने बोला हां मैं तेरी मोटरसाइकिल लूंगा 20,000 रुपए में। ऑफर किसका दिया बेटे? ऑफर कार का दिया, और बायर ने एक्सेप्टेंस किसकी दे रहा है? वो बाइक की दे रहा है। मतलब वो ऑफर को काट रहा है, ऑफर को प्रेसिडेंट कर रहा है। ऑफर जिस चीज का मिला एक्सेप्टेंस उसी चीज की देनी है। सेलर ने जिस चीज का ऑफर दिया बायर उसी चीज की एक्सेप्टेंस देगा, अदरवाइज ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने एक्सेप्टेंस के इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया। एक्सेप्टेंस का मतलब मैंने बताया कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। और एक्सेप्टेंस के रूल क्या थे? एक्सेप्टेंस हमेशा बिना किसी शर्त के देना, वरना वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट होती है? जब ऑफरर को पता लग जाए। अगेंस्ट वाला टॉपिक बताया था, उसको आप करना। रिवोकेशन कब हो सकती है? ऑफरर कभी भी रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टर कभी भी रिवोक कर सकता है ऑफरर की नॉलेज से पहले। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया कि एक्सेप्टेंस हमेशा प्रॉपर पर्सन देगा, यानी कि अगर जनरल ऑफर है तो कोई भी एक्सेप्टेंस देगा, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन एक्सेप्टेंस देगा। फिर मैंने आपको इसके आगे बताया था जो भी एक्सेप्टेंस बंदा देगा वो फिक्स टाइम में देगा, और टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में देगा। एक्सेप्टेंस को प्रेस्क्राइब मेथड में देना है, और एक्सेप्टेंस उसी चीज का देना जिस चीज की ऑफर मिले हमें। ओके भाई, समझ में आ गया? अब आपका एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। आज आई थिंक हमारी 6 क्लास हो गई है, और आज 6 क्लास के बाद आपका यूनिट नंबर 1 100% तरीके से एक टॉपिक भी नहीं छूटा है। एक एक टॉपिक को मैंने आपको बताया। ये यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, और मैं इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बता रहा हूं जिसको बोलते हैं लैप्स ऑफ ऑफर। बेटे लैप्स का मतलब क्या होता है?
लैप्स का मतलब होता है कि ऑफरर ने ऑफर दिया और उसके ऑफर को अब खत्म माना जाएगा, मतलब अब ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है, वो ऑफर खत्म हो गया। तो कब कब ऑफर खत्म हो सकता है? सबसे पहले बेटे ऑफरर ने ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस मिलने से पहले उस ऑफर का रिवोकेशन हो गया। ऑफरर ने अपना ऑफर क्या कर लिया, वापस मंगा लिया, तो खत्म, ऑफर खत्म, दोनों के बीच की बातें खत्म, बिजनेस रिलेशन खत्म। पर्सनल रिलेशन है बट बिजनेस की बात अब नहीं होगी क्योंकि ऑफर को उनने वापस ले लिया। दूसरी बात, मान लो ऑफरर ने ऑफर दिया कि मुझे एक्सेप्टेंस जो है वो 4 दिन में दे देना, लेकिन 4 दिन में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, मतलब टाइम क्या हो गया, पास हो गया, तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? इसको लैप्स ऑफ ऑफर बोलते हैं। लैप्स ऑफ ऑफर होता है रिवोकेशन से या पासेस ऑफ टाइम से। या मान लो जिसको मैंने ऑफर दिया उस बंदे की डेथ हो गई, या वो बंदा पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, और अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट करने के, या वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है बेटा दिवालिया, जिसकी असेट्स ज्यादा लाइबिलिटी कम। अब ये ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है तो ये मेरा कंसीडरेशन कहां से पे करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसीडरेशन चाहिए, ये पे नहीं कर सकता, इसीलिए ऑफर हमारा क्या हो गया, लैप्स हो गया। समझ में आई बात? ऑफर में मैंने जो कंडीशन डाली, एक्सेप्टर ने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफरर ने जो कंडीशन डाली, एक्सेप्टर ने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। मान लो मैंने ऑफर दिया कि मैं किराए पे अपना घर दे रहा हूं सिर्फ फैमिली को, कोई पर्सन आया, उसने सारी बात कर ली और बाद में पता लगा वो फैमिली वाला है नहीं, वो तो स्टूडेंट है, तो फिर यहां पर ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। समझ में आ रही है बेटे बात? हाँ जी, एक चीज और, ऑफर खत्म हो जाता है अगर सामने वाली पार्टी काउंटर ऑफर दे देती है। ए ने बी को बोला 80 रुपए किलो आलू, आलू नहीं, आलू तो यार 80 रुपए किलो नहीं होते, 80 रुपए किलो आम। तो बी ए को क्या बोलता है कि हाँ जी मैं 70 रुपए किलो लूंगा। तो ऐसे में बी ने काउंटर ऑफर दिया और ए का 80 रुपए वाला ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया, मतलब खत्म हो गया। और एक छठी सिचुएशन, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई क्या तू मेरा कैमरा खरीदेगा 10,000 में, उसने बोला नहीं, सीधा नहीं, यानी कि रिजेक्शन। तो ये टॉपिक है लैप्स ऑफ ऑफर का। रिवोकेशन से भी ऑफर खत्म हो जाता है, समय खत्म होने से भी, डेथ होने से, एक्सेप्टर के ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, काउंटर ऑफर से, और रिजेक्शन से। आई बात समझ में? तो बेटे हमारा यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए, सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए, लॉ का आज कंप्लीट होता है। तो मैं आपको यहां पर नोट्स दिखा देता हूं कि हमने इस यूनिट के अंदर जो है वो पढ़ा क्या। तो मेरे यूनिट नंबर 1 के टोटल नोट्स, मैंने ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे भी भेजे हुए हैं, और ये नोट्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास व्हाट्सएप भी आए हैं, और ये नोट्स मैंने व्हाट्सएप पे भी बच्चों को भेज दिए, पीडीएफ में व्हाट्सएप पे भेजे। तो हम लोगों ने इस नोट्स में देखो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा बड़ी मेहनत से ये नोट्स बने हैं, 100% सिलेबस कवरेज है, और इस नोट्स को पढ़ोगे ना आपको ऐसा लगेगा कॉन्ट्रैक्ट इतना इजी है कि क्या बताऊं। एक एक छोटी से छोटी बात का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। कोई स्टूडेंट इसको पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, कोई भी स्टूडेंट। तो हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, तो बेटे देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने कितने प्यारे एग्जांपल दिए हुए। एग्रीमेंट का मतलब पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट पढ़े हमने, सोशल बिजनेस, कंक्लूजन पढ़ा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, एक्सप्रेस, इंप्लाइड और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी पढ़ा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट मैंने बताया था, इसका सेक्शन भी 10 है, 10 का दम। यहाँ पर वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस भी मैंने आपको बताया। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सारे 10 के 10 करने के बाद हमने वॉइड एग्रीमेंट स्टार्ट किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखो बेटे कितना बढ़िया एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को।
फिर मैंने आप लोगों को बताया इलीगल क्या होते हैं, ये इलीगल है। इलीगल में देखो कितने दो एग्जाम्पल है। कंक्लूजन ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल, ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल के बाद मैंने आपको बताया दो पार्टी होती है, एग्रीड डिफेंडेंट। ये देखो मैंने कितना प्यारा एग्जांपल आप लोगों के लिए दिया हुआ है, बहुत प्यार से समझना, मजा आएगा आपको। फिर मैंने आपको ये बताया, ये सिचुएशन मैंने अभी बताई नहीं है, ये यूनिट नंबर 3 के लिए छोड़ी हुई है मैंने। 5 सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होती है, वो यूनिट नंबर 3 के अंदर पूरा ये टॉपिक है, तो दोबारा वहां जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस 3 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड पार्टली एग्जीक्यूटेड कर लिया हमने। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म यूनिलैटरल बायलैटरल कर लिया हमने। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, ये रिकॉग्नाइज फ्रॉम इंग्लिश लॉ है, ये मैं आपको बताऊंगा। ऑफर और एक्सेप्टेंस, बेटे ऑफर का मतलब पूरा कर लिया, ये 2 पेज आगे गलती से। टाइप्स ऑफ ऑफर कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर, जनरल स्पेसिफिक। इसमें केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आपको ये केस भी करवाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, काउंटर क्रॉस कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी स्टैंडिंग और ओपन ऑफर कर लिया। ऑफर के रूल्स कर लिए, देखो सबसे पहला रूल, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंप्लीट एग्जांपल के साथ। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कंप्लीट एग्जांपल के साथ। यहाँ पर एक केस है, पढ़ना है इसको, बहुत इजी केस है। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, पूरा ओके। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ओके। ऑफर इज मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर, मतलब ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ये देखो इन्विटेशन टू ऑफर का मैंने कितना प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है। ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव टर्म, ऑफर में बी कंडीशनल। अब बात एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस का यहाँ पर मीनिंग। अब यहाँ पर रूल, पहला रूल एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड कर लिया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये देखो पूरा एग्जांपल जो मैंने अभी आपको क्लास में कराया, ये एग्जांपल यहाँ पर भी है। मैंने तारीख सेम रखी है क्लास में और इसमें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद मैंने कराया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, तो बेटा ऑफरर के अगेंस्ट में, यहाँ अलग से ऑफरी के अगेंस्ट में। रिवोकेशन की सिचुएशन पूरी है, लॉस्ट इन ट्रांजिट की सिचुएशन पूरी है। रूल नंबर 3, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन, जनरल ऑफर में कोई भी एक्सेप्ट करेगा, स्पेशल में ओनली स्पेसिफिक पर्सन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मेथड हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफर को काट नहीं सकता। लैप्स ऑफ ऑफर ये देखो पूरा है, और एंड। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2 अगली क्लास में, जिस यूनिट को हम बोलते हैं कंसीडरेशन। तो बेटा ये कंसीडरेशन देखो मैंने कितना बढ़िया समझा रखा है, इसको हम यूनिट नंबर 2 को अगली क्लास से करेंगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप लोगों को अभी भी कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में डाउट है यूनिट नंबर 1 में, मेरे नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा आपके हर क्वेश्चन का। सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, कोई भी स्टूडेंट इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेनिफिट उठा सकता है। ओके, तो आज की क्लास में यहाँ पर छोड़ता हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।